हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में जो चौथा वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पीछे की चीज़ों को। और आज हम लोग बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, यानी कि उसको हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसी को न्यूक्लियन कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का और द्रव्यमान संख्या के साथ वक्र एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ के हिसाब से जो निष्कर्ष प्राप्त होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, यानी कि न्यूक्लियस मतलब नाभिक के स्थायित्व के बारे में बात करेंगे कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो कुछ हल्के न्यूक्लियाई होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, कुछ भारी न्यूक्लियाई होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। फिर वो स्टेबल स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब आप लोग आगे पढ़ेंगे उसको डिटेल में। फ्यूजन और फिजन और मतलब विखंडन और संलयन, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल इतनी टॉपिक कवर करेंगे। द्रव्यमान क्षति क्या है, बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या है, और द्रव्यमान ऊर्जा इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंसी के बारे में थोड़ा सा शुरू में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में, तीसरे वीडियो लेक्चर में हमने जो चीज़ पढ़ी थी, उन्होंने सोडी और इनका क्या नाम है, एक समीकरण पढ़ा था। ये जो किसी भी टाइम पे कितने न्यूक्लियाई बचे हैं और कितने क्षय हो गए, क्षय जितने हो गए वही जो बचते हैं किसी टाइम पर, शेष कितने बचे उनके बारे में जानकारी देता है किसी भी टाइम, ठीक है। और उसको क्षय होने में कम से कम 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम लगता है। t बराबर 0 से लेकर के t बराबर इनफाइनाइट टाइम में क्षय होने में लगता है, ठीक है ना। इन दोनों रूल t बराबर 0 इनफाइनाइट में रखकर यहाँ देखेंगे तो हमें लगेगा कि जब 0 रखेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएंगे जो 6 नहीं है, और जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से नाभिक 6 हो गया स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। फिर उसमें 6 नियतांक आता है। 6 नियतांक जिसको लैम्डा के बारे में है, वो किसी टाइम का व्युत्क्रम होता है, जिसमें जो है अनडिके जो होता है न्यूक्लियाई, वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का 1/E होता है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है पर सेकंड होता है, टाइम का इनवर्स है ये, पर सेकंड होता है, ठीक है ना। टाइम सेकंड, घंटा, मिनट, दिन, वर्ष कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको क्षय होने में न्यूक्लियाई के बहुत सारे वर्षों लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने ये 6 नियतांक की डिफिनीशन पढ़ी। फिर अर्ध आयु की डिफिनीशन पढ़ी, यानी टी हाफ बराबर हमने क्या देखा था कि ये जो है 693 लैम्डा आया था, ठीक है ना। टी हाफ अर्धायु, और इसका भी मात्रक सेकंड होता है, क्योंकि समय है, टाइम है, तो इसका मात्रक सेकंड होता है। फिर हम लोगों ने औसत आयु पढ़ा था, टाउ बराबर 1 लैम्डा, कैलकुलेट करके इतना निकाला गया था, हमने डायरेक्ट ये फार्मूला पढ़ा था, जिसका भी मात्रक सेकंड ही होता है, ठीक है। सेकंड से लेकर वर्षों तक हो सकते हैं, इसके मात्रक वर्ष हो सकता है, ठीक है, घंटे, मिनट, दिन। ये जो है औसत आयु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था कि औसत आयु जो होता है 1.44 गुणे टी हाफ पढ़ा था। ये इसलिए लिख रहा हूँ, इस पर न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ऐसी जितने भी चीज़ें हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि n0 गुणे 1/2 के पावर n होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। जहाँ पे n अर्धवायुओं की संख्या है, ये जान रहे हैं, उसकी प्रारंभिक नंबर न्यूक्लियाई हैं, और ये शेष बचे न्यूक्लियाई जो 6 नहीं हुए हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। फिर 6 होने में कुल लगा समय को मान लें हम कैपिटल T, जो कि हमने नहीं पढ़ा था, ये होता है n गुणे टी हाफ, ठीक है ये।
यहाँ होता है नाभिक को क्षय होने में लगा कुल समय अर्धवायुओं की संख्या गुणे एक अर्धआयु। टोटल अर्धवायु n है जिसमें पूरा न्यूक्लियाई क्षय हो जाता है, और एक अर्ध आयु जो है मतलब एक अर्ध आयु के बाद कितना नाभिक क्षय हो गया उसके बारे में पता बताता है। ठीक है, तो हम अगर टोटल नंबर ऑफ अर्धवायुओं की संख्या निकाल लेंगे और इसमें इसका गुणा कर देंगे तो हमें पता हो जाएगा कि वो क्षय होने में कुल कितना समय लगेगा। तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने के लिए आएंगे आपके। ठीक है, फिर इसका हमने लॉगरिथम वाला फार्मूला देखा था, ये लॉग करके e माइनस लैम्डा टी। तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये है कुल लगा समय अर्धवायुओं की संख्या। अर्ध आयु की संख्या होता है टी हाफ, और ये है अर्ध आयु मतलब है कि वो टाइम है ना, अर्ध आयु जितने समय में वो घट करके प्रारंभिक संख्या का आधा हो जाता है, ये है ना, शेष बच जाता है। तो जितने ये इतना हाफ में, तो ये मतलब है कि कहने का मतलब है कि अगर कुछ क्षय होने में टोटल नंबर अर्धवायु n है तो एक अर्धआयु से अगर हम गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना समय वो क्षय होने में नाभिक लगेगा। ठीक है ना, इतनी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, और साथ ही वो रदरफोर्ड सॉडी का नियम समीकरण पढ़ा था। ये समीकरण ये बताता है कि किसी टाइम नाभिक क्षय होकर कितना बचा। टाइम का मान यहाँ रखते जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना शेष बचा हुआ है। ठीक, तो ये वाली चीज हमने नहीं बताया था उसमें, ये नया है, इसको याद रखिएगा कि कुल लगा समय बड़ा अर्धआयुओं की संख्या गुणे आधा आयु। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे जिसको हमने पढ़ा लिया है पहले ही वीडियो लेक्चर में, उसको हमने, है ना, द्रव्यमान ऊर्जा इक्विवेलेंसी। द्रव्यमान ऊर्जा इक्विवेलेंसी E बराबर mc स्क्वायर। द्रव्यमान ऊर्जा इक्विवेलेंसी है ना। तो वो चीज अब हमने पिछले वीडियो में एक mu द्रव्यमान के बराबर कितनी ऊर्जा होगी, तो हमने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इस सूत्र से, है ना। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो आइंस्टीन का है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान मात्रक हम लोग पढ़ चुके, एक mu, है ना, किसका मात्रक है, जो नाभिक के आकार, जो नाभिक न्यूक्लियन होते हैं उनके मास को mu में बताया जाता है, जो कि हमने पढ़ा था 1.67 गुणे 10⁻⁻, इतना kg पढ़ा था। एक mu के बराबर मास के बराबर के इक्विवेलेंट कितनी ऊर्जा होती है, तो हमने पढ़ा था 931 हमने पढ़ाया था, लेकिन आप ये भी लिखेंगे सही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी सही है। ठीक है ना। तो अगर द्रव्यमान mu में है तो उसको एनर्जी में अगर चेंज करना है तो डायरेक्ट इसको गुणा कर सकते हैं। अगर kg में है तो डायरेक्ट इसका नहीं गुणा करेंगे, बल्कि वेलोसिटी के स्क्वायर, लाइट के वेलोसिटी का स्क्वायर का गुणा करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए तो आइंस्टीन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपना दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा इक्विवेलेंसी का एक रिलेशन दिया था कि E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है ना, जहां पे m क्या है, E/c स्क्वायर। ठीक है, तो उनके कहने का मतलब ये था, आइंस्टीन का जो रिलेशन है ये बताता है कि जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है। मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट, एक दूसरे के क्या है, समतुल्य हैं। मास मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के क्या है, समतुल्य हैं। ठीक है, यानी कि मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है, एनर्जी जो है मास के फॉर्म में होती है। ठीक है, मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि बेसिक लेवल में हम लोग यही पढ़े हैं कि एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कोई मास गायब होता है, डिसअपियर हो जाता है,
तो ई अमाउंट के बराबर एनर्जी रिलीज हो जाती है। अगर एम के बराबर मास डिसअपियर हुआ तो ई अमाउंट के बराबर एनर्जी रिलीज हो जाती है। मतलब वो एनर्जी रिलीज होने का मतलब होता है कि सिस्टम से बाहर चली जाती है, तो उतना मास कम हो गया। यानी किसी बॉडी को में से अगर कुछ मास कम होता है तो हम ये बोलेंगे कि उसमें से कुछ एनर्जी कम हो गई। अगर कुछ एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की कम हो गई तो हम बोलेंगे उसका मास घट गया, क्योंकि मास जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य है। ठीक है ना। मास एनर्जी का रूप होता है और एनर्जी मास का रूप होता है। कहने का मतलब यह है कि सीधा सीधा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास है तो वो उसके एनर्जी के कारण होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो उस एनर्जी के कारण उसके पास मास होता है। यानी मास के कारण एनर्जी होती है, एनर्जी के कारण मास होता है। ठीक है ना। एनर्जी के कारण मास होता है, मास के कारण क्या होता है, एनर्जी होती है। एक चीज और है, इतनी चीजें उन्होंने अपने रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी में डिटेल में नहीं जाना है मुझको, बस इतना बताना है कि दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म में होते हैं और किसी भी रासायनिक अपक्रिया में मास और एनर्जी साथ साथ कंजर्व होते हैं। ठीक है ना। साथ साथ क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, मतलब संरक्षित रहते हैं, अलग अलग नहीं। इस समीकरण के पहले तो यही माना जाता था कि एनर्जी को अलग टर्म से समझा जाता था, मास को अलग टर्म से समझा जाता। जब 1905 में उन्होंने रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी अपना दिया है ना, तो आइंस्टीन का जो सापेक्षिकता का सिद्धांत था, E और mc स्क्वायर दिया, तो उस समय से ये हुआ कि दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं। मतलब मास एनर्जी के फॉर्म में होता है, एनर्जी मास के फॉर्म होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास गायब हुआ तो ये कहा जाता है कि उससे एनर्जी गायब हुई, एनर्जी रिलीज हो गई, यानी वो वातावरण में चली गई। अगर किसी को हम एनर्जी देते हैं तो कहने का मतलब है उसका मास बढ़ जाएगा। किसी को अगर हम एनर्जी देते हैं तो उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ठीक है ना। अगर किसी में से हम एनर्जी निकाल लेते हैं तो उसका मास घट जाता है। ठीक है ना। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में कितना मास है, तो मॉडर्न फिजिक्स में पहले बेसिकली में तो यही कहा जाता है, ये E बराबर mc स्क्वायर में, कि कितना वो मैटर कंटेंट किया। कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मैटर है, पदार्थ है, कंटेंट है, द्रव्य है, उसी को मास कहा जाता है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में क्या हुआ, रिलेटिविटी थ्योरी जब आई इसकी, आइंस्टीन की है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आई, तो उससे ये हुआ कि किसी के अंदर अगर मास को डिफाइन करना है तो देखा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पदार्थ है, उसके अंदर कितनी एनर्जी है। उस एनर्जी को अगर हम माप लें तो हम मास को माप लें, यानी कि वो टोटल एनर्जी जो उसके अंदर होती है वही उसका मास होता है। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, पदार्थ एटम से बना होता है और एटम का आपस में अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ कौन कौन सी एनर्जी, अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है, एटम्स के वाइब्रेशन के कारण उसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, एक टर्म हो गया। फिर एटम्स जो है बने होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस सिस्टम की। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मूव भी करता है वृत्त के चारों ओर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वो एनर्जी उसमें आ जाएगी। फिर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को फिर तोड़ा नहीं जा सकता, वो फंडामेंटल पार्टिकल है। इसके बाद न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनको तोड़ा भी जा सकता, आगे भी देखेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर आपस में बंधे होते हैं, तो किसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण बंधे होते हैं जिसको नाभिकीय बल कहा जाता है, तो उसके कारण एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर वो अंदर वाइब्रेशन भी करते हैं तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है उसके अंदर। फिर वो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनको भी तोड़ा जा सकता है अन्य पदार्थों में, जिसको क्वार्क्स बोला जाता है, जो नाभिक के अंदर क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स बोले जाते हैं, जिसका हम लोग अभी उसका आज नहीं पढ़ते हैं। हम लोग केवल 3 फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो क्वार्क्स होते हैं वो भी संभव है लेकिन नाभिक के अंदर।
तो उनके कारण भी पोटेंशियल और काइनेटिक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये सारी टोटल एनर्जी जो कंटेंट होती है एक तरह से पदार्थ के अंदर, सारी एनर्जी में सी स्क्वायर से भाग देंगे, यानी टोटल जो एनर्जी होगी, टोटल जो एनर्जी होगी इस बॉडी के अंदर, उसमें अगर सी स्क्वायर से भाग देंगे तो वो मास आ जाएगा। और इसके कारण जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी में सी स्क्वायर से कारण जो मास आता है वो 99% मास होता है ना। 1% इन इंट्रिंसिक मास, उसका रियल मास बोल सकते हैं। तो करीब करीब 99% जो है मास उसके एनर्जी के कारण होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि मास जो है, किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी है। टोटल एनर्जी में सी स्क्वायर से भाग दे देंगे हम तो वो उसके मास के बराबर होती है, ठीक है ना। तो एक इसका मतलब एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंस है ना। मास एनर्जी के फॉर्म में होता है और एनर्जी मास के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका मास बढ़ जाता है। स्पेशल रिलेटिविटी या थ्योरी में ये दिखाया गया है कि एक मूविंग पार्टिकल का द्रव्यमान बढ़ जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है ना। इसका मतलब आ गया कि जब कोई चीज मूव करता है तो उसके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण उसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर बाहर से एनर्जी आ गई, अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक रुका हुआ है, एक रेस्ट है, मान लो एक रेस्ट पे है और एक मूविंग हो ऑब्जेक्ट, दोनों वही ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है और एक रेस्ट है। तो जो मूव कर रहा है इसका मास बढ़ जाता है क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो इसका मास बढ़ जाएगा अगर कोई इसको मूव करा रहा है। लेकिन अगर ये स्वयं मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी कुछ घट जाएगी, तो इसका मास कुछ कम भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ जो होती है उसमें पता नहीं चलता, क्योंकि जो मास इंक्रीज होता है वो इतना कम होता है कि वो जीरो तो नहीं होता लेकिन वेरी वेरी स्मॉल होता है, इसलिए उसको हम लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं। हम मानते हैं कि उसका मास उतना ही है, ठीक है ना। तो जो मूविंग मास होता है, यानी कहने का मतलब मूविंग मास जो होता है, यम जो है मूविंग, वो ज्यादा होता है ना। कितना ज्यादा होता है, एक रेस्ट मास, एक्स्ट्रा मास होता है एक तरह से। यम एक्स्ट्रा जो होता है, यहाँ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, वो जो है यम रेस्ट पे जो है उसके बराबर होता है। यम मूविंग माइनस यम रेस्ट। तो मूविंग का मास कुछ बढ़ जाता है इसके अपेक्षा, तो उसी को हम एक्स्ट्रा मास कहते हैं। लेकिन ये मास इतना कम होता है कि पता नहीं चलता। जैसे हम मूव करें तो हमारा मास भी कुछ बढ़ जाता है रेस्ट की अपेक्षा। रेस्ट की अपेक्षा भी हमारा मास क्या होता है, कुछ इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, बढ़ जाता है, ठीक। लेकिन ये मास जो है, जो अभी सब ये है E बराबर सी स्क्वायर से देखेंगे कि ये मास इतना कम आता है, जो एक्स्ट्रा मास है वो पता नहीं चलता है, ठीक है ना। अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 1 kg वाटर है और इसको कुछ ऊर्जा दी गई, तो जब ऊर्जा ली जाती है तो मास घटना चाहिए, ऊर्जा दी गई तो मास बढ़ना चाहिए। तो मान लीजिए इतना ऊर्जा दी गई, उसको इतनी जूल ऊर्जा दे दी गई वाटर को, है ना। तो इसकी ऊर्जा इंक्रीज कर जाएगी कुछ, इसका मास कुछ 1 kg से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अब उसे अगर हम कैलकुलेट करें तो यम बराबर E, कितनी एनर्जी दी गई उसमें सी स्क्वायर से भाग देना है। तो 4.2 × 10⁻³ जूल में सी स्क्वायर × 10⁸ का स्क्वायर। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10⁻14। मतलब ये इतनी ज्यादा कम है, होता है ये वैल्यू, जीरो तो नहीं होता है लेकिन इतनी ज्यादा कम होता है कि जिसका आभास नहीं होता है। लेकिन
एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो उसका मास बढ़ता है, और किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी लेते हैं तो उसका मास घटता है। मास घटने का मतलब है कि उससे एनर्जी रिलीज्ड हो गई, वातावरण में चली गई। मास बढ़ने का मतलब बाहर से एनर्जी उसके पास आ गई। तो मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। यानी इस समीकरण से यही बताया गया है कि अगर कोई मास डिसअपियर होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उस मास में c से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एनर्जी। ठीक है ना? क्या बन जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में इस सूत्र की सहायता से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है मॉडर्न फिजिक्स की इस थ्योरी के आने के बाद कि मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। द्रव्यमान ऊर्जा का ही रूप होता है। मास यानी द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है ना? एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, समतुल्य होते हैं। ठीक है? रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है, वही ऑब्जेक्ट चलने लगे तो चलने वाले ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाएगा, क्योंकि जब चलता है, किसी धक्का देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसका मास बढ़ जाता है। लेकिन वो इतना कम होता है कि जीरो तो नहीं होता, लेकिन इतना कम होता है कि वो डेली लाइफ में उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो मास की एक अलग डिफिनीशन ये हो गई कि जो अगर किसी पदार्थ का मास का मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है। टोटल एनर्जी अपॉन c स्क्वायर ही उस ऑब्जेक्ट का मास होता है। यानी उसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी है अपॉन c स्क्वायर ही उस ऑब्जेक्ट का मास होता है। अगर m मास डिसअपियर हुआ तो e अमाउंट की एनर्जी बन जाएगी, यानी कि वो रिलीज्ड हो जाएगी, वातावरण में चल जाएगी। क्योंकि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती, बस इसका, और ये भी ना डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट, बस इस दोनों का केवल फॉर्म चेंज हो जाता है। क्या होता था? रूप बदल जाता। अगर मास गायब हुआ मतलब एनर्जी गायब हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है? मास बढ़ गया मतलब उसको बाहर से एनर्जी आ गई, यानी उसको एनर्जी मिल गई, उसके हिसाब से उसका मास बढ़ गया। ठीक, चलिए। तो इस जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी आइंस्टीन की, ई बराबर एम सी स्क्वायर, उसमें असल में यही दिखाया गया है कि जो यम होता है वो क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका मास कुछ बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है ना? मास बढ़ जाता मतलब उसके पास जब मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, एनर्जी उसके पास आती है, तो उस एनर्जी में c स्क्वायर से भाग देने पे यम आता, उतना मास उसका बढ़ जाता है। ठीक है ना? उसका मास उतना बढ़ जाता है। इसका और डिटेल हायर क्लासों में है। रिलेटिविटी थ्योरी जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में है। ठीक है? तो उसके बाद वाली जो टॉपिक हमको पढ़नी है वो पढ़नी है द्रव्यमान क्षति। अब हमको क्या है? द्रव्यमान क्षति पढ़नी। द्रव्यमान क्षति। ठीक है ना? मिसिंग मास एक तरह से। ठीक है? ये भी बहुत अच्छी चीज है। और द्रव्यमान क्षति क्या होता है? जैसे देखिए इसमें क्या है कि मास डिफेक्ट भी बोला जाता है इसको, इंग्लिश में मैं लिखना चाहें, है ना? मास डिफेक्ट। हमें तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है? देखिए कोई भी नाभिक होता है, किसी भी एलिमेंट का जो नाभिक हो, किससे बना होता है? प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन से। किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है ना। तो ये देखा गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसको लेकर के जब हम नाभिक का निर्माण करते हैं तो कुछ मास डिफेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो मास कहाँ जाता है? यानी कि ऊर्जा के फॉर्म में क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। यानी कि मास कम होना मतलब है कि ऊर्जा गायब हो जाना। तो ऊर्जा के फॉर्म में क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, क्योंकि मास द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर ये न्यूक्लियन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, इससे अगर किसी नाभिक का निर्माण किया जाता है, कोई एलिमेंट का नाभिक बनाया जाता है, ये खुले हुए हैं, मतलब कुछ प्रोटॉन है, कुछ न्यूट्रॉन है, बाहर है, इनका मास, और इनसे जब न्यूक्लियस बनाया जाता है, मतलब एक नाभिक के अंदर इनको सेट करके नया न्यूक्लियस बनाया जाता है, तो ये देखा गया कि इस न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का जो द्रव्यमान होता है ये लेस देन हो जाता है न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के, है ना। न्यूक्लियन का द्रव्यमान, ठीक है। यानी कि ये लेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मास जो कम हो जाता है इसी को हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। यानी कुछ प्रोटॉन को और कुछ न्यूट्रॉन को लेकर के जब हम नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ मास जो है, नाभिक का मास देखते हैं और इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अलग अलग मास देखते हैं, तो इसका मास कुछ कम हो जाता है, और जितना मास कम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और वो जो द्रव्यमान मिसिंग होता है वो एनर्जी के रूप में रिलीज हो जाता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बंधन ऊर्जा कहा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियस का मास होता है वो न्यूक्लियंस के मास से हमेशा कम होता है, और जितना कम होता है उसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनाया गया, कोई एलिमेंट बनाया गया, तो कुछ द्रव्यमान कम हो गया, जितना द्रव्यमान कम हुए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई नाभिक न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों से बना होता है। कोई नाभिक न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है। आप लोग जानते हैं जिसको न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियन कहते हैं ना, वहां से, है ना। लेकिन परंतु नाभिक का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है, परंतु नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। कहने का मतलब इसका सीधा समझ रहे हैं ना, कि जैसे कुछ हमारे पास प्रोटॉन है, कुछ न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का अलग और न्यूट्रॉन का अलग मास हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उनको एक साथ कंबाइंड करके कोई नाभिक बना दिया हमने, कोई न्यूक्लियस का निर्माण कर दिया एलिमेंट का। फिर जब हमने उस न्यूक्लियस की मास का कैलकुलेशन किया तो इनके न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के जो मास थे अलग अलग, उससे कुछ कम हो गया। तो जितना मास कम हो गया उसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मान से कुछ
कम होता है, इस प्रकार नाभिक निर्माण में कुछ द्रव्यमान विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार नाभिक के निर्माण में कुछ द्रव्यमान विलुप्त हो जाता है। विलुप्त हो जाता का मतलब गायब हो जाता, लेकिन किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। द्रव्यमान गायब होना मतलब एनर्जी गायब होना, विलुप्त हो जाता, ठीक है ना। इसी विलुप्त द्रव्यमान को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसी विलुप्त द्रव्यमान को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है ना। यह द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। अब जैसे कि ये जानते हैं कि जैसे कोई जब रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा का जब उत्सर्जन होता है तो उसमें नए नए नाभिक बनते हैं ना। यानी कि पहले यूरेनियम का नाभिक था, उससे एक अल्फा निकला, थोरियम बन गया, तो थोरियम का एक नया नाभिक बना ना। तो उसमें यूरेनियम में 92 प्रोटॉन था और कुछ न्यूट्रॉन थे। उनको मिला करके, जैसे कि कहने का मतलब है थोरियम अगर का नाभिक बनाया गया, ठीक है ना। या इस तरह से कह लीजिए कि जब उसमें रिएक्शन अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है तो थोरियम बनता है। तो थोरियम का जो मास होता है न्यूक्लियस का कुछ कम हो जाता है, यानी कि कुछ द्रव्यमान किस में बदल जाता है? एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। वो एनर्जी जो बनते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी में बराबर बढ़ जाती है। तो जो ज़्यादा हल्का पार्टिकल होता है उसके पास ज़्यादा होती है, जो भारी होता है उसके पास कम एनर्जी जाती है। ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको और सरल में समझने का मतलब है कि जैसे मान लो हमारे पास 5 प्रोटॉन है ना, या कहें कोई भी ले लो, जैसे कि 12 प्रोटॉन है, मान लीजिए 11 न्यूट्रॉन है। इनको मिला करके, है ना, ये अलग अलग इनका एक द्रव्यमान ले लेंगे। अगर mu में होते हैं तो 12 गुणे 1 mu, 11 गुणे 1 mu सबको जोड़ लेंगे। इससे हमने क्या किया कि एक नाभिक बनाया सोडियम का, यानी कि सोडियम का नाभिक बनाया, है ना, 12 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो इस नाभिक का न्यूक्लियस देखा गया, इनके अलग अलग जो मास का योग था उससे कम हो गया। तो जितना कम हो गया उसी को तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कि कोई भी नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है तो उस नाभिक का द्रव्यमान हमेशा जो न्यूक्लियन होते हैं इनसे कम होता है, अगर इनका अलग अलग मास का योग किया जाए और उस न्यूक्लियस का मास देखा जाए तो इसका मास से कम होता है। तो जितना कम होता है उसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यहाँ लिखा है कि कोई नाभिक न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है, परंतु नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमानों से कुछ कम होता है। इस प्रकार नाभिक के निर्माण में कुछ द्रव्यमान विलुप्त हो जाता है। ऐसे विलुप्त द्रव्यमान को द्रव्यमान क्षति कहते हैं और डेल्टा एम से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नाभिक के निर्माण में कुछ द्रव्यमान क्षति हो जाती है और इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो न्यूक्लियस, आप ये भी जानते हैं कि जब भी कोई नया न्यूक्लियस बनता है तो उस समय कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है ना। तो एनर्जी बाहर आती है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का द्रव्यमान क्या हो गया? कम हुआ। एनर्जी गायब होना मतलब मास गायब होना, तो उसी को हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। अब द्रव्यमान क्षति निकालना है तो ये आप डेल्टा एम
बराबर क्या लिखेंगे, यम न्यूक्लियन यहाँ पे लिखेंगे, न्यूक्लियन यानी कि न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना, और माइनस यम नाभिक का द्रव्यमान, ठीक। तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और माइनस यम न्यूक्लियस मतलब नाभिक का द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, डेल्टा एम, ठीक। तो कहने का मतलब होता है कि जड़ क्या है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जड़ प्रोटॉनों की संख्या है ना, गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp प्लस इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान, जड़ की मान घटा देंगे a माइनस जड़, है ना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, भाई एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है mu में, उसका जो आएगा उससे गुणा कर देंगे, mp का मतलब है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान और जितने प्रोटॉन होंगे उनकी संख्या, है ना, हाँ, और माइनस क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान, ठीक। ठीक, तो इस तरह से हम नाभिक का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे। तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो जिसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान का मतलब होता है कि जेड मतलब परमाणु क्रमांक होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। ए माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या गुणे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एमयू में एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, एमयू में चाहे निकालें चाहे उसे केजी में बदल दें, और फिर यहाँ पे क्या होगा, तो न्यूक्लियस का द्रव्यमान दिया रहेगा, किस न्यूक्लियस का द्रव्यमान इतना होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, बंधन ऊर्जा। चलिए, बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा, जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बंधन ऊर्जा भी कहते हैं, है ना। द्रव्यमान क्षति में c² से गुणा कर देंगे तो बंधन ऊर्जा रहेगी। हेडिंग है बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होती है, और रिलीज होने वाली एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी। तो जानते हैं कि नाभिक का जब भी निर्माण होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लेकर के, तो कुछ द्रव्यमान क्षति होती है। तो वो द्रव्यमान क्षति जो है ई बराबर आइंस्टीन का जो समीकरण है ई स्क्वायर बराबर ई बराबर mc स्क्वायर द्वारा से किसमें बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है, कि वही द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में रिलीज हो जाता है, नहीं मुक्त हो जाता, किस सूत्र की सहायता से, ई बराबर mc स्क्वायर। यानी कि उस द्रव्यमान क्षति में अगर हम c स्क्वायर से गुणा कर दें तो वो किस फॉर्म में बदल जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में। ये कह सकते हैं सिंपली कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम उस द्रव्यमान क्षति में c² से गुणा कर देते हैं। वो एनर्जी क्या होती है, वातावरण में रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होने को बंधन ऊर्जा, वही एनर्जी जो रिलीज होती है उसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं, और ऑलवेज पॉजिटिव होती है।
या ये कह सकते हैं कि नाभिक हमने निर्माण किया, कुछ एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि मतलब द्रव्यमान क्षति हुई। अगर हम बाहर से उसी एनर्जी को न्यूक्लियनों को दे दें तो वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी नाभिक क्या हो जाता है, टूट जाएगा, यानी न्यूट्रॉन अलग प्रोटॉन अलग। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं। जो एनर्जी को गायब करके न्यूक्लियस बना था, यानी कहने का मतलब है कि हर वस्तु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लोअर एनर्जी स्टेट में रखता है। तो कहने का मतलब है कि ये जब न्यूक्लियस बनता है तब वो अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कुछ एनर्जी असल में क्या करता है, एनर्जी रिलीज कर देता है। ठीक है ना। नाभिक का जैसे ही निर्माण होता है तो वह कुछ एनर्जी क्या करता है, रिलीज कर देता है। एनर्जी रिलीज कर देने का मतलब होता है कि उसका अपना मास कुछ कम कर लेता है। ठीक है ना। और वो अस्थायित्व में आ जाता है, यानी कि जो नाभिक की जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, बंधन बांध के रखती है उसको। ठीक है ना। उसे अगर हमें अलग करना है, तोड़ना है, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, और जितनी देनी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए, फिर से उनके बंधन को मुक्त करने के लिए, उसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसको भी लिख देंगे कि नाभिक निर्माण में द्रव्यमान क्षति, नाभिक निर्माण में द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के, नाभिक निर्माण में द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाती है। मुक्त हो जाना मतलब रिलीज्ड हो जाती है, मुक्त हो जाती है। वही द्रव्यमान क्षति किस रूप में मुक्त होता है, ऊर्जा निकल गई मतलब उसका द्रव्यमान क्षय हो गया, मुक्त हो जाती है। ठीक है ना। यदि नाभिक को इतनी ही ऊर्जा, यदि नाभिक को इतनी ही ऊर्जा बाहर से दे दी जाए, यानी कि जो द्रव्यमान क्षति हो जाती है उसकी पूर्ति कर दी जाए, यानी बाहर से ऊर्जा दी जाए, उसका द्रव्यमान बढ़ा दी जाए, तो नाभिक अपने घटकों में विभक्त हो जाता है। तो नाभिक अपने घटकों में विभक्त हो जाता है। तो नाभिक अपने घटकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रकार मुक्त हुई ऊर्जा को, इस प्रकार मुक्त हुई ऊर्जा नाभिक को स्थायित्व प्रदान करती है ना। इस प्रकार मुक्त ऊर्जा जो निकली है नाभिक को क्या प्रदान करती है, अस्थायित्व प्रदान करती है, अस्थायित्व प्रदान करती है। यानी कि जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो नाभिक को क्या प्रदान करती है, स्थायित्व, यानी वो एनर्जी रिलीज करके अपने को क्या कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। जब तक एनर्जी उसके पास वही होती है वो अस्थायित्व में नहीं आता, एनर्जी गायब करता है, अपने आप को क्या कर लेता है, स्थायित्व में कर लेता है। क्योंकि अगर उसी एनर्जी को हम इसमें ऐड कर देते हैं तो फिर से डिस्टर्ब हो जाता है, यानी न्यूक्लियन में विभक्त हो जाते हैं। नाभिक का जो न्यूक्लियन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग हो जाते हैं, और जब नाभिक का निर्माण करते हैं तो उनको बांध के रखना पड़ता है, यानी कि वो बांधने के लिए अपने में से कुछ एनर्जी लॉस कर देते हैं। एनर्जी लॉस करने का मतलब क्या हुआ कि उसका मास कुछ कम हो जाता है, उसका मास क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। इसका मतलब एनर्जी का मुक्त होना ही नाभिक को स्थायित्व प्रदान करता है। जितनी अधिक एनर्जी मुक्त होगी
नाभिक स्टेबिलिटी स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। लेकिन हम लोग आगे ज़्यादा उसकी जो नाभिक के स्थायित्व की जो क्राइटेरिया होगी वो ज़्यादा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होती है। हालांकि यहाँ से ये है, लेकिन आगे चल करके हम देखें प्रति न्यूक्लियन नाभिक की ऊर्जा जितनी अधिक होती है वो नाभिक उतना ही अधिक स्टेबल होता है। ठीक है ना। तो अस्थायित्व प्रदान करती है, यानी जो ऊर्जा मुक्त होती है स्थायित्व प्रदान करती है, और फिर उतनी ऊर्जा दे दिया जाए तो नाभिक डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना। अतः नाभिक निर्माण में मुक्त ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमें बंधन ऊर्जा निकालना है तो अगर डेल्टा ई कहिए या ई कहिए तो ई बराबर डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति सी स्क्वायर। ठीक है ना। डेल्टा एम निकाल करके सी से गुणा कर दिया जाए, और यदि क्या है इसमें, यदि डेल्टा एम किस में दिया हो, एएमयू में पता हो, एएमयू में हो, एएमयू में हो तो हमें जो बंधन ऊर्जा होगी, बंधन ऊर्जा ई या डेल्टा ई कह सकते हैं, चलो डेल्टा ई लगा देते हैं, उसमें केवल डेल्टा एम में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा, तो वो ऊर्जा जो होगी ना वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, लेकिन डेल्टा एम एमयू में होना चाहिए। ठीक है। किस में होना चाहिए? एमयू में होना चाहिए। ठीक। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ सकते हैं कि मुक्त ऊर्जा जितनी अधिक होगी उसका नाभिक, यानी जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो नाभिक उतना ही स्टेबल होगा, और जिसकी बंधन ऊर्जा नाभिक की उतनी कम होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा। ठीक है ना। वो उतना ही क्या होगा? अनस्टेबल होता है। ठीक है। लेकिन ये उसकी क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे आपको यही लग रहा है डिफिनीशन से कि बंधन ऊर्जा ज़्यादा जिसकी होगी नाभिक की उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअली क्या होता है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन देखी जाती है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जिसकी ज़्यादा होती है वो नाभिक उतना ही स्टेबल होता है। ठीक है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा देखते हैं। चलिए न्यूक्लियन मतलब द्रव्यमान संख्या होता है ना। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हेडिंग है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब देखो यान होता है, ज्ञान होता है, देख लेना हिंदी में, है ना। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मतलब हुआ कि डेल्टा ई बटे ए, डेल्टा ई बटे ए। न्यूक्लियन का मतलब मास नंबर, है ना, ए। यानी कहने का मतलब होगा कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की जो संख्या के योग को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियन कहते हैं। तो जो नाभिक की बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं, और नाभिक की जो बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियन के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना भाई। बंधन ऊर्जा में प्रति न्यूक्लियन का मतलब क्या? न्यूक्लियनों की संख्या से भाग देना। तो किसी नाभिक में न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या को, किसी नाभिक में प्रोटॉनों
तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को, किसी नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन कहते हैं कि आन कहते हैं, देख लेना थोड़ा हिंदी। न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा तथा न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को, यानी कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा तथा न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को, तथा न्यूक्लियनों के अनुपात को, न्यूक्लियनों के अनुपात को प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं, है ना। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। यही वास्तव में एक्चुअली, है ना, यही वास्तव में नाभिक के स्थायित्व की माप होती है। यही वास्तव में नाभिक के स्थायित्व की माप होती है। नाभिक के स्थायित्व की क्या होती है? यही माप होती है। स्टेबिलिटी यही होती है, ठीक है ना। वैसे तो हम लोगों ने अभी देखा कि जिसकी बंधन ऊर्जा जितना अधिक होगी वो नाभिक उतना ही स्टेबल होता है। मतलब किसी नाभिक को तोड़ने के लिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसका मतलब वो अधिक स्टेबल है, तभी तो नहीं टूटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देने पर टूटता है, इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे अगर हम बात करें आयरन की, आयरन जो होता है Fe26 और 56 की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 400 जो भी होगी, एक्चुअल 92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और वहीं यूरेनियम 92 की जो देखा गया वो 1800 होती है। तो इसका मतलब है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए कम, लेकिन ये मोर स्टेबल है। यानी सबसे अधिक स्टेबल यही एलिमेंट है, मोर स्टेबल। अगर ग्राफ में देखेंगे तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। कौन सा? मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। जबकि इसकी 400 कुछ है, 92 है या 442 जो भी है, और इसकी 1800 है। इसकी 1800, लेकिन तो ये जबकि स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए बंधन ऊर्जा के हिसाब से देखा जाए कि इसकी बंधन ऊर्जा कम है, इसकी बंधन ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। अभी हमने देखा था कि बंधन ऊर्जा जिसकी ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होती है, जिसकी कम स्टेबल होती है, इसकी ज़्यादा कम है, इसकी ज़्यादा, जबकि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि इसके पास न्यूक्लियन कितने, 238, इसके पास न्यूक्लियन कितने हैं, 56। यानी 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 238 न्यूक्लियनों को बांधने के लिए है, और 492 केवल 56 न्यूक्लियनों को बांधने के लिए। तो अगर दोनों में कंपेयर किए तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी? तो इसकी ज़्यादा होगी। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अगर देखें तो इसीलिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा देखा जाता है, जो कि लगभग इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। और वहीं पे 238 से अगर हम 92 में भाग देंगे तो लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, इसलिए मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। और इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम है, इसीलिए ये अनस्टेबल है इसकी अपेक्षा। तो कहने का मतलब स्थायित्व की रियल माप, जो वास्तविक माप होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन का मतलब होता है कि जो उसकी बंधन ऊर्जा में होती है उसके मास नंबर से भाग दे देना, उसके मास नंबर से क्या कर देना? भाग दे देना। तो ये देखा गया कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्थायित्व होगा। तो यही स्थायित्व के, नाभिक के स्थायित्व की माप ये होती है।
ये भी देख रहे हैं कि 1800 तो है, लेकिन कितने को बांध के रखना है, 238, और इसकी 492 है, लेकिन केवल 56 को बांधना है। प्रतिन्यूक्लियन इसकी ज्यादा है ना, इसकी कम है, इसलिए ज्यादा स्टेबल स्थायित्व एलिमेंट है और ये कम स्टेबल। अभी हम इसके ग्राफ पढ़ेंगे, बंधन ऊर्जा वक्र, ठीक है ना, यानी कि बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों के बीच एक ग्राफ खींचेंगे, यानी कि द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ, यानी उसी को हम लोग कहते हैं बंधन ऊर्जा वक्र। क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा वक्र। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब बंधन ऊर्जा वक्र हेडिंग है हमारी बंधन ऊर्जा वक्र। किसके किसके बीच खींचना है? प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा या वर्सेस द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या। ये विभिन्न नाभिकों का मतलब है, ये हाइड्रोजन से, ड्यूट्रॉन से लेके यूरेनियम तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन और उनकी द्रव्यमान संख्या के बीच ये एक अनुमानित ग्राफ खींचा जाएगा, और उस ग्राफ से जो बातें स्पष्ट होंगी उसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्या, विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्या तथा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में प्राप्त वक्र को बंधन ऊर्जा में प्राप्त वक्र को बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं, बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं, ठीक है ना। एक अनुमानित वक्र निम्नलिखित है, हम लिखेंगे कि एक अनुमानित वक्र निम्नलिखित, ठीक है ना। आपका वो वक्र एनसीईआरटी किताब में बना हुआ है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके बनाएंगे, ठीक है ना। आप उससे थोड़ा सा केयर करिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक है उसी का है, ठीक है ना। चलिए, तो एक तरफ द्रव्यमान संख्या रहेगी, इधर है द्रव्यमान संख्या ए, और इधर है द्रव्यमान संख्या बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यहाँ लिख दे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी कि डेल्टा ई अपॉन ए, और इधर है ई, ठीक है ना। इसमें कुछ एलिमेंटों को लिया गया है, जैसे कि ड्यूटेरियम। अब इसमें क्या द्रव्यमान संख्या को ऐसे शो किया हुआ है, 0 से 0 लिया है, फिर यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे 100, फिर 150, फिर 250, ठीक है। इस पे बंधन ऊर्जा है 2,
फिर 4, फिर 6, फिर यहाँ पे 8, ठीक, फिर इसके आगे 10 होगा तो आगे देखा जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो है एक लाइन जो है हम लोग लाते हैं 6 से ऊपर, यहाँ से शार्पली डिक्रीज होता और यहाँ तक लाते हैं। और ये जो ड्यूट्रॉन है 2H, जिसकी बंधन ऊर्जा 1.1 होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो आपका हीलियम नाभिक है 4। फिर ठीक इसके नीचे कुछ इस तरह से आता है 6 के नीचे आपका लिथियम होता है, ठीक। और यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 8 से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ आपको मिलता है कार्बन 12। फिर इसके नीचे आते हैं थोड़ा सा तो आपको नाइट्रोजन 14 मिलता है। फिर ऑक्सीजन 16-18 फिर है। फिर यहाँ पे थोड़ा 8 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 16 वाला, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 18। फिर बहुत सारे इसमें एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना, ऐसे जो सल्फर 32 वाले हैं। फिर हमें सबको नहीं लिखना है, फिर इसमें कुछ आएंगे इस तरह से ग्राफ में, ऐसे है। ये आयरन है, इसका 56 है, ठीक है ना। जस्ट जो है ये 50 से जस्ट जो है ज़्यादा है इसका। और हम बाकी का नहीं लिख करके डायरेक्ट जो है यूरेनियम का लिखते हैं। कुछ ग्राफ जो है ऐसे आता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब होता है 50 से 80 के बीच। जैसे ये मान लीजिए 80 है, यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छी है, ठीक है ना। ये यहाँ से आता थोड़ा सा उठा हुआ, यहाँ भार है, फिर आकर के 7 पॉइंट कुछ पे है ना। यहाँ पे आपका यूरेनियम 238 है, जिसकी जो है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन ऊर्जा है, और इसकी जो है वो 8.8 है। इसके मुकाबले जो इसकी बंधन ऊर्जा है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जो 1.1 है। और 80 यहाँ पे है, 80 तक आते हैं तो इसकी जो होती है वो 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक अनुमानित वक्र है, ठीक। अब इस वक्र से जो है निम्नलिखित निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है ना। तो यह वक्र आप बना लीजिएगा। अब वक्र से यहाँ पे हम लिखेंगे कि वक्र से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं, स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, इसमें यह है कि द्रव्यमान संख्या जो है, यानी कि द्रव्यमान संख्या जो ये जो है, कहने का मतलब है कि 50 से E = 80 तक
है ना। 80 तक क्या होता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन धीरे धीरे बढ़ती है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन स्लोली धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है ना। और ए बराबर 80 पर 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे कि जब ए बराबर 56 का मतलब आयरन के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ऑन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब सबसे अधिक होती है। अतः जो Fe है वो सबसे अधिक अस्थायित्व वाला तत्व होता है, अस्थायित्व वाला तत्व है, एलिमेंट है। तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन है, आयरन। यानी 80 तक जो है बंधन ऊर्जा इतनी होती है, यानी कि 50 से 80 तक की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। यानी कि द्रव्यमान संख्या 50 से 80 तक वाले जो न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। यहां तक के जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जिसमें एलिमेंट आयरन का जो है सबसे अधिक स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, 8.8। अब जैसे ही हम ए से दूसरी बात लिखते हैं कि जब ए ग्रेटर देन कितना हो जाए, 80 पर, कहने का मतलब होता है कि 80 पे 8.5 होती है, लेकिन 50 से जैसे आगे जाते हैं धीरे धीरे बढ़ती है, 80 पर घट जाती है, यानी कि थोड़ा बढ़ती है फिर घटती है, लेकिन 80 तक वाले एलिमेंट जो स्टेबल होते हैं। अब जब हम 80 से आगे चलते हैं तो ये धीरे धीरे घट जाती है ना। पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे घटती है तथा ए बराबर 238 यानी यूरेनियम पर 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, ठीक है ना। कितने पर इतना हो जाती है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि भारी तत्व क्या है, भारी तत्व जो है अर्थात भारी तत्व क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। भारी तत्व क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऊपर वाली चीजें मिटा देंगे, ये ग्राफ रखने देते हैं। भारी तत्व क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, क्योंकि उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होती है, घट रही है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होती है, घटती है। सबसे अधिक 8.8 होती है, उससे आगे जाते हैं तो धीरे धीरे मतलब बढ़ती है, तो 56 पर आकर के घटती है। फिर हम एक
80 तक ले लेते हैं कि वो स्टेबल होते हैं। हालांकि 56 के बाद भी वो घटना शुरू होती है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन जैसे ही हम 80 A=80 के बाद चलते हैं, धीरे धीरे घटती है और यूरेनियम पे आके 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। इसका मतलब भारी तत्व क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, क्योंकि उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घट जाती है, यानी उनमें न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, चलिए तो स्थायी तत्व होते हैं। अब ये नाभिक भारी तत्व जो है उसी में लिखेंगे कि भारी तत्व अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए इनमें विखंडन होता है, विखंडन की क्रिया करते हैं। भारी तत्व अस्थायित्व पाने के लिए, भारी तत्वों में अस्थायित्व पाने के लिए जबकि हम अगला चीज यही पढ़ेंगे, भारी तत्वों में अस्थायित्व पाने के लिए इनके बीच विखंडन की क्रिया होती है। इनमें क्या होती है, इनमें विखंडन की क्रिया होती है। यानी कि जब वो टूट करके लगभग 50 और 56 के बीच द्रव्यमान संख्या में जब टूटते हैं तो उस रेशियो में उसकी बंधन ऊर्जा कितनी हो जाती है, 8.5678 होती है। तो वो मोस्ट स्टेबल की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए भारी नाभिक क्या होता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, आप विखंडित हो जाते हैं। यानी विखंडन करने का मतलब होता है अपने में से कुछ अल्फा पार्टिकल को निकाल देते हैं, जिनका उनका जो द्रव्यमान संख्या होती है ये बंधन ऊर्जा है बढ़ जाती है, यानी न्यूक्लियनों को कम कर देते हैं। ठीक है ना, तो विखंडन की क्रिया इनमें होती है। ठीक, अब तीसरी बात हम चलते हैं इसमें। तीसरी बात क्या है, थोड़ा सा स्याही कम हो गई है मार्कर में। तीसरी बात हम लोग लिखते हैं, अब इसके वापस चलते हैं 50 से नीचे के लिए। ठीक है, 50 के नीचे वाले एलिमेंटों के लिए क्या होता है, यानी कि तेजी से घटती है, यानी कि ये जो है स्मॉलर देन 50 पर से के लिए बंधन शार्पली के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तेजी से घटती है, तेजी से घटती है तथा तत्व H2 के लिए 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब देखिए यहां से धीरे से घट जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, घटती है और ड्यूटेरियम के लिए 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका मतलब होता है कि जो हल्के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार हल्के तत्व या हल्के नाभिक क्या होते हैं, और हल्के नाभिक मतलब है कि क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इस प्रकार हल्के नाभिक भी अस्थायी होते हैं। जो लाइट हल्के होते हैं और भारी मतलब भारी हल्का। इस प्रकार जो हल्के नाभिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या बहुत कम होती है, जैसे देखें ना ड्यूटेरियम, इसे पीछे आते हैं जैसे, वो तेजी से घटती है, घटती बढ़ती हीलियम के बाद धीरे से घट जाती, तो वो हमने एक साथ ले लिया कि इतनी हो जाती। इस प्रकार हल्के नाभिक भी अस्थायी होते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि जिसकी द्रव्यमान संख्या एकदम कम होती है उनकी प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा कम होती है, क्योंकि
बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अब ये हल्के नाभिक भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ट्राइटियम हुआ, ड्यूटेरियम हुआ, ये भी क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए आपस में संलयन की क्रिया करते हैं, है ना। तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए आपस में कौन सी क्रिया करते हैं? संलयन की क्रिया करते हैं। आपकी संलयन की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार हल्के नाभिक, छोटे नाभिक, हल्के नाभिक अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नाभिकीय संलयन की क्रिया करते हैं। संलयन, फ्यूजन, संलयन की क्रिया करते हैं। मतलब इसमें नाभिक आपस में जुड़ करके भारी नाभिक बनाते हैं। यानी कि भारी नाभिक मतलब उनकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए, है ना। जुड़ करके भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे उनकी पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ाने के लिए वो संलयन करते हैं आपस में। जैसे हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम कई ठो आपस में जुड़ करके भारी नाभिक बनाते हैं। इसमें भी अपार ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जब बाहर ऊर्जा मुक्त हो गई, यानी कि इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है, तो ये अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हल्के नाभिक अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिकीय संलयन की क्रिया करते हैं। ठीक है ना। तो ये था, आज हम लोग विशेष रूप से पढ़े हैं द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और बंधन ऊर्जा वक्र। ठीक है ना। और उस वक्र से क्या स्पष्ट होता है उसके बारे में हमने आज पढ़ा। इसके बाद उस वक्र में दो चीजें आई, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। इन दोनों क्रिया के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि भारी नाभिकों में क्यों विखंडन होता है और हल्के नाभिकों में क्यों संलयन होता है। तो नेक्स्ट जो अगला लेक्चर है इसी पर होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।